नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दशहरा, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हरियाणा भवन में डॉक्टर स्वर्गीय अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं, जो कि हमारे मुस्लिम भाइयों मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा आयोजित करा जा रहा है। तो अब हम उनको कवर करेंगे हमारे चैनल पे, और इस तरह से आपको ब्लॉग हम दिखाते रहेंगे कौन कौन यहाँ पे लोग आते हैं, किस तरह से डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्मदिन मनाया जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ विवेक वैसला जी का, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का और हरियाणा भवन के अंदर डॉक्टर साहब का बर्थडे मनाने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम, हैप्पी दशहरा टू ऑल। 1,24,000 नबी पैगंबर हुए, अलग अलग वक्त में हुए, अलग अलग सरजमी पर हुए, अलग अलग जरूरत से हुए। उन सब की किताबें भी हैं, उनके नाम भी हैं, उनकी उम्मतें हैं, यानी फॉलोवर्स भी हैं। और ये कहते हुए वो कहते हैं कि सबकी इज्जत कर। अब इससे बड़ा सेकुलरिज्म नहीं हो सकता। बाकी सेकुलरिज्म क्या घोषणा करेंगे, पर ये से शुद्ध सेकुलरिज्म है, जिसमें रत्ती भर मिलावट नहीं है। यानी 0.5%, 1% तो दूर की बात है, 0.000000001% भी नहीं है। तो इसलिए उन सब की कर, कुरान पाक के अंदर 25-26 पैगंबरों के नाम है, पर 1,24,000। तो इसका संकेत भी रसूल ने किया अपनी सुन्नत हदीस में, इसी सुन्नत को और हदीस को आगे बढ़ाने के लिए। और वह इस रूप में किया कि तो इसको समझेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। इसलिए 2 संकेत किए उन्होंने। मक्का शरीफ से में तो जब उनको छोड़ना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, 39 दिन में वो पैदल चलकर मदीना शरीफ पहुंचे। और मदीना शरीफ में सुलह हुई, तब वापस मक्का शरीफ आए। तो उन्होंने पहला पैगाम क्या दिया दुनिया और अपने मानने वालों को, देख भाई, पूरी दुनिया के अंदर चाहे तेरा घर हो और चाहे कौम हो और चाहे मुल्क हो, चाहे जहां हो, तो फसाद से, विवाद से कभी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा तो संवाद करके सुलह करोगे तो मुसीबत का हल निकल आएगा। इसलिए उन्होंने कहा, विवाद नहीं, झगड़ा नहीं, तनाव नहीं, फसाद नहीं, संवाद और सुलह, यही रास्ता है। अब फिर जब मजहब एक हो या अनेक हो, मजहब में फिरके हो, अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो शिया सुन्नी फसाद नहीं होंगे, इसी रास्ते पर चलेंगे तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं होगा, इसी रास्ते पर चलेंगे तो बाकी भी नहीं होगा। नहीं तो फिर अहले हदीस अहले सुन्नत भी लड़ लेंगे, मजार वाला और मस्जिद वाला भी लड़ लेगा। तो इसलिए वो तय तो करके गए, रास्ता तो दिखा कर गए, पर हमने रास्ता देखा कि नहीं देखा, जाना कि नहीं जाना, या रटा है या याद ही नहीं किया, और आगे गुनगुनाया भी नहीं। उसका हमने केमिस्ट्री भी नहीं की कि जरा चीर फाड़ करके समझ तो ले। और फिर दूसरी बात, उन्होंने मदीना शरीफ से मक्का शरीफ आते आते 4-5 बार थे। बहुत प्यारी हदीस। पूरी दुनिया में जहां में जो पूरब है उसकी तरफ एक सरजमी है जिसका नाम हिंद है। उस हिंद की सरजमी को जब मैं उधर देखता हूँ और सोचता हूँ तो मुझे तन्हा और तन्हाई में सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि मैं और आप को तो हिंद दिया मालिक ने, रसूल तो हिंद में नहीं थे, वो आए भी कभी नहीं। उनको सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए सुकून की रोशनी और सुकून की हवाएं और सुकून के रास्ते दिखते थे हिंद में से।
मैं और आप तो हिंद में है, मेरे और आपको क्या संकट हो गया है कि इसकी हिंद की तहजीब से, सरजमी से और इंसान से हमें नफरतें आने लगी और नेता नफरतों के चैंपियन हो गए कि जब तक वो बांट ना ले, भड़का ना ले, लड़वा नहीं ले तो उनकी राजनीति नहीं चलती। तो जोड़ने वाला है, और इसलिए डॉक्टर कलाम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सब मजहब अपने पर चलो और हर मजहब की कदर करो, इसका रोल मॉडल थे कि नहीं। इसलिए उन्होंने कुरान पाक भी पढ़ी तो गीता भी पढ़ ली, बाइबल भी पढ़ ली, तो कोई ये थोड़ी कह सकता है डॉक्टर कलाम की आइडेंटिटी बड़ी खतरनाक हो गई, वो एंटी नेशनल हो गए, एंटी मुस्लिम हो गए, कोई कह सकता है, या एंटी हिंदुस्तान हो गए। तो इसलिए हुब्बुल वतनी का रास्ता यही है, अपने पर चलो, दूसरे में दखल नहीं दो, बल्कि उस मजम्मत नहीं करो, बल्कि उसकी भी इज्जत करो। और इसलिए खुदाई पैगाम है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। खुदाई पैगाम ये तो नहीं है कि अपने पर चल और बाकियों की ऐसी तैसी कर। तो हिंदुस्तान माइनॉरिटी की इज्जत करने के लिए सीए का कानून लाया, पाकिस्तान ने माइनॉरिटी पर जुल्म करने का धंधा किया, तो फिर हमने कौन से पर जाना चाहिए? अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबानी आए तो बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ दी गई, बच्चे पर जुल्म हुआ, औरत के ऊपर जुल्म जारी है। तो सवाल खड़ा होता है, शैतान का रास्ता कि इंसानियत का रास्ता? इसलिए आतंकवाद होगा, तालिबानाइजेशन होगा, माओवाद होगा, नक्सलवाद होगा, या फिर दहशतवाद होगा, विस्तारवाद होगा। तो कलाम ने अपने विचारों में बहुत साफ लिखा है, ये सारे विनाश के रास्ते हैं, यह कोई भी तरक्की का और तालीम का रास्ता नहीं है। तो तालीम लेते लेते तरक्की की तरफ जाते जाते हम एक ठीक रास्ते पर जाएंगे कि भटक जाएंगे? तो डॉक्टर कलाम यहाँ रोशनी देता है, क्योंकि तालीम हमें अंधकार से निकालती है, रोशनी में लेकर जाती है। तालीम हमें नफरत से निकालती है, मोहब्बत में लेकर जाती है। तालीम हमें तरक्की की ओर ले जाती है, बर्बादी से रोकती है। तो इसलिए कलाम उसके एक अच्छे मॉडल है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, और उन्होंने कहा आपने बहुत कुछ सुना पढ़ा है, पढ़ना चाहिए, जानना भी चाहिए और जीना भी चाहिए। तो इसलिए इसको करना, मैं आजकल कहा करता हूँ जिसके वो मॉडल रहे कलाम। ये अभी कोविड आया था, बड़ा अजीब सा वायरस था। अब ये इट इज नॉट ए वायरस फ्रॉम नेचर, इन नेचर बाय नेचर, इट इज मैन मेड वायरस, मेड इन चाइना, मेड बाय चाइनीज था। 40 लाख लोग खा गए ना दुनिया के 1-1.5 साल में। बताओ मैंने और आपने क्या बिगाड़ लिया उसको? सारे बेचारे हैं ना, और सरेआम खा गए, इतना को कत्ल कर दिया। और अपने मुल्क के भी 1 करोड़ 22 लाख मार दिए उसने, चुप्पी साधी हुई है, कोई सवाल नहीं। अपने मुल्क के 1.25 करोड़ खा गया, दुनिया के 46 लाख खा गया। अब उसको क्या कहेंगे, इंसान कहेंगे कि शैतान कहेंगे? परंतु सरेआम खाया उसने। और ऐसे सारे समय के अंदर मुल्क को और दुनिया को बचाया किसने? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के काढ़े ने, जो आयुर्वेद का था, जो यूनानी का था। इसके लॉकडाउन ने, दुनिया को लगा लॉकडाउन सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, इसलिए सारी दुनिया ने मान लिया। कहा ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिया जलाओ, ताकि भय और भ्रम दूर हो जाए। थोड़ी अंधेरा होता है तो डर लगता है,
उसमें थोड़ी सी रोशनी कर दो तो डर रहता है कि भाग जाता है? भाग जाता है। इसलिए इस साइकोलॉजी का उपयोग किया कि डर से, भय से मुक्त होगा तो इंसान वायरस का भी मुकाबला कर लेगा। पर जब लॉकडाउन हुआ तो मैं और आप सब घरों में बंद हो गए, तो प्रदूषण बढ़ा कि प्रदूषण खत्म हुआ? घटा ना। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ और मैं और आप घर से बाहर आए तो प्रदूषण बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। इसका मतलब है गड़बड़ कौन है? भाई हम चाहे घर में रहें और चाहे घर से बाहर रहें, गली मोहल्ला साफ सुथरा रहना चाहिए कि नहीं रहना? इसलिए कलाम के बारे में कहा जाता है ही इज ए लवर ऑफ ट्रूथ एंड आल्सो ऑफ, जिसको स्वच्छता कहते हैं, सफाई कहते हैं, क्लीनलीनेस कहते हैं, वो था। ओके। और इसलिए सादगी कैसी थी? 3 अटैचियों के साथ वो राष्ट्रपति भवन आए थे। अब तक के जितने राष्ट्रपति हुए थे वो आए 3 अटैचियों के साथ होंगे, गए तो 30 ट्रकों के साथ थे। एक ही था जो 3 अटैचियों के साथ आया और 3 अटैचियों के साथ चला गया। Who is great? उन्होंने अपने आप को ग्रेट बनाने के लिए कोई मीडिया का उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे को और अपनी जिंदगी के तौर तरीके ऐसे रखे जिसके कारण वो सबके प्रिय हो गए। अच्छा, रसूल ने कौन सा मीडिया हाउस चलाया था दुनिया में प्रसिद्ध होने के? राम ने कौन सा चलाया था? नानक ने या बुद्ध ने कौन सा चलाया था? वो अपने कैरेक्टर से इतने विख्यात हो गए कि हर झोपड़ी में और घर घर में पहुंचे थे। तो इसलिए वो थे। और जब उनके परिवार ने बड़ी जिद की, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट रिश्तेदारों ने, तो उन 35 लोगों को उन्होंने 7 दिन के लिए निमंत्रण दे दिया, आइए रहिए। परंतु जो प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा होता है सारा, उसमें से नहीं किया। जो उनको अपनी पेंशन मिलती थी उसी में से चेक काट कर दे दिया। उन्होंने एक पाई भी वतन की हुकूमत का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपना चेक काटा और उससे पे किया। और आज भी वो उदाहरण है, 3 लाख कुछ हजार का चेक। तो इफ ही कैन बी, तो हम उतना नहीं हो सकते, कुछ तो हो ही सकते हैं। अगर भारत का एक प्रधानमंत्री कहे कि हम 100 रुपया रिलीज करते हैं और आपके पास 15 पहुंचता है, बीच में 85 गायब हो जाता है। आज का प्रधानमंत्री कहे कि हम 2332 पर बटन दबाते हैं और अकाउंट में 2332 पहुंचता है, इसका मतलब है वो गलत भी पॉसिबल है और ये अच्छा भी पॉसिबल है। 3 अटैची से 40 ट्रक में जाना भी हुआ है और 3 अटैची से आकर 3 अटैची में जाना भी हुआ है। हुआ तो इसी हिंदुस्तान के आदमी ने किया। इधर पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो फिर ऐसा क्यों नहीं बन सकता? और इसलिए डॉक्टर कलाम एज ए रोल मॉडल, इसको लेकर जाया जाए ताकि हमारा जो जन्मने वाला बालक है बढ़ते बढ़ते बढ़े। और ऐसे रोल मॉडल को जब पढ़ते हैं और कुछ बातें याद करते हैं, कुछ वाक्य याद करते हैं, तो अपने आप रास्ता मिलता है। मैंने अपनी जिंदगी की घटना सुनाई हुई है, पर आप में से बहुत पहली बार सुनेंगे। जब मैं 1966 यानी आज से 55-56 साल पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए प्रवेश किया चंडीगढ़, और 70 में मैं बनकर निकला।
तो मेरी रैगिंग हुई थी। रैगिंग का शौक था, आजकल भी कहीं कहीं होती होगी थोड़ी थोड़ी रैगिंग। आप में से कौन कौन है जो रैगिंग में से गुजरे हैं या रैगिंग की है? कुछ तो होंगे। तो कभी कभी रफ हो जाती है तो इसलिए जरा खराब लगती है। डिसेंट रहे तो आनंददायक रहते हैं। एक दिन रात को 12 बजे कमरे में से उठाकर ले गए सीनियर। देखा तो वहां 4-5 रंग रूट और भी थे, हम भी खड़े कर दिए गए। तो पूछताछ करते करते उन्होंने एक सवाल दे दिया हमें, और सवाल ये था, मिस्टर गो टू द मार्केट एंड परचेज 5 यार्ड ऑफ द मिल्क, 5 गज यानी 5 मीटर दूध खरीद कर लाइए। हमने सोचा कहीं इनसे स्लिप ऑफ टंग तो नहीं हो गई है या मेंटल तो नहीं हो गया। 5 गज दूध भी कभी दुनिया में आज तक तो हुआ नहीं। लीटर है तो हो सकता है, किलो है तो हो सकता है, ये 5 मीटर 5 यार्ड। उन दिनों मीटर चल रहा था तो यार्ड शब्द का उपयोग ज्यादा होता था, गज फीट इंच। तो इसलिए किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर आ रहा था तेज गति से एजुकेशन में। तो पूछ लिया, अब क्या करें? कुछ बोलेंगे तो मुर्गा बना देंगे, क्या करेंगे मालूम नहीं है। 2 घंटे लगाएंगे कि सारी रात बिताएंगे पता नहीं। बॉस इज ऑलवेज राइट, इस विधान के अनुसार जरा चला जाए। हमने कहा कि तो बर्तन तो ले लिया जाए ताकि हम जाकर 5 गज दूध ला सके। उन्होंने कहा नो नीड ऑफ यूटेंसिल। हमने कहा बिना बर्तन के दूध लाना, इसका मतलब दूध बड़ा अजीब सही होगा, बर्तन की जरूरत नहीं। फिर हमने कहा कि थोड़ा सा अभी इस समय तो हलवाई भी कोई नहीं खुला होगा, तो जाएंगे मार्केट में तो नहीं होगा, इसलिए गिव अस टाइम ताकि सुबह दुकान खुल जाएगी तो ले आएंगे। हमने कहा नो नीड ऑफ शॉप, हमने दुकान भी नहीं चाहिए, बर्तन भी नहीं चाहिए, 5 गज दूध लाना है, कोई खास ही तरह की टेक्निकल आइटम है जो लानी है। तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में है ना हेल्पलाइन, तो 2 हेल्पलाइन तो हमें मिल गई। हमने कहा ज्यादा हेल्पलाइन लेने के चक्कर में फंस ना जाए, इसलिए इससे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। हमने समय लिया, हमने कहा ज्यादा कहाँ जाने की जरूरत है, यही टहल लो। हमने कहा यहाँ से जाना भी नहीं है, हलवाई भी जरूरत नहीं है, बर्तन भी जरूरत नहीं है, और 5 गज दूध यहीं कैसे मिल जाएगा। खैर हम 5-10 मिनट टहल कर आ गए। 2-4 दोस्त थे, बाकियों की अलग से लेफ्ट राइट हो रही थी। तो उन्होंने कहा मिस्टर ले आए 5 गज दूध? हमने कहा यस सर, थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन ए बेस्ट टास्क, वी ट्राई टू डू इट। और हमने उनको कहा लीजिए 5 गज दूध। अब हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, उनके हाथ में नहीं है, हमने भी नाटक किया, उन्होंने भी नाटक करके ले लिया। पर दे आर मोर इंटेलिजेंट, सीनियर थे। कहने लगे ये है या नहीं है 5 गज दूध, परंतु ये तो बाद में तय करेंगे, तुम लाए कैसे ये बताओ। तो हमने जो कहानी घड़ी वो आपको बता देता। हमने कहा हलवाई को उठाया, उन्होंने कहा कौन बेवकूफ है जो रात को 1 बजे आ गए हैं। हमने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। तो आ गया। हमने कहा 5 गज दूध चाहिए। किस मूर्ख ने ये बात कही है? हमने कहा देखिए साहब, हमारे सीनियर्स को और बॉस को मूर्ख मत कहिए, हमने जो काम करना था वो कर लिया विद ऑल सॉरीज। और उन्होंने कहा कि हमें मदद करिए, नहीं तो हमारी रात बेकार हो जाएगी, क्या कराएंगे मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा बताओ। हमने कहा 5 गज दूध। तुम ये बता दो, मैंने तो 28-30 साल हो गए दुकान चलाते, किसी ने आज तक मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ, तुम बताओ कैसे। हमने उनको कहा कि ये हमारा बर्तन है, आप अपने बर्तन में 10 ग्राम दूध लीजिए, हमारे बर्तन को टच करिए, छुइए, 1 गज ऊपर ले जाइए और पलट दीजिए, कॉल इट 1 यार्ड, डू इट 5 टाइम्स, इट विल बी 5 यार्ड। तो जान बच गई हमने, आंसर। इसलिए मैंने ये क्यों याद किया, क्योंकि उस समय मैं आप ही के एज ग्रुप में था। प्री इंजीनियरिंग करने का तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था इंजीनियर बनने के लिए।
तो हम भी सोचने लगे कि आखिरकार इतना विचित्र सा प्रश्न का उत्तर मिला कैसे। तो इसको कंसंट्रेशन कहिए या फिर भटकना नहीं कहिए। आदमी अगर फुल ऑफ एंगरनेस है तो उसको अच्छी बातें नहीं सुनती है, बड़ी जल्दी परेशान हो जाता है। जल्दबाज है तो भी नहीं सुनती है, ठीक से सुनता नहीं है और बोलता बहुत है तो भी सोचता नहीं है, और कभी भी ऊंची ऊंची आवाज में बात करने लगता है तो वो भी नासमझ हो जाता है। और एक शब्द पढ़ने के बाद अक जाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद थक जाता है, थोड़ा ढंग से लंबा सा बैठकर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ता तो वो भी भूलता बहुत है। और जो ऊंचा बोल बोल कर पढ़ता है तो वो क्रैमर हो जाता है, इसलिए उसको नकल मारने की आदत बन जाती है। तो मैंने इसलिए कही कि आप कलाम को पढ़ेंगे तो उसकी स्टूडेंट लाइफ पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वो एक मिसाइल मैन कैसे बना। और उसने कहा कि चाहे स्पेस की मिसाइल हो और चाहे बच्चों के प्रश्न हो मिसाइल के रूप में, तो मुझे ना स्पेस की मिसाइल ने कभी ऐसी जगह लाया कि हो क्या होगा, और ना बच्चों के कैसे भी प्रश्न आए तो उसके कारण मैं कभी परेशान हुआ। तो मिसाइल आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए स्पेस, वो चुनौती रही। इसलिए अपने देश की सीमाएं मजबूत करनी है कि अपने देश का विकास तेज गति से लाना है, ऐसी सारी मिसाइल्स के बीच में से मुझे जीने का रास्ता मिला। तो जो एक कॉन्फिडेंस और फेथ था अबाउट मिशन एंड अबाउट डेस्टिनेशन, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने इन दिनों में कहा देश प्रेम प्रथम, देश प्रेम सदैव, और उसी को इस्लाम में कहा गया यह आधा ईमान है और वो ईमान जन्नत का रास्ता है। तो इसलिए अपने को वतन बनाना है और अपने को भी बनाना है। तो ओनली पैकेज इट मेक मैन corrupt and criminal. The package with full of patriotism, it makes the best of the man. इसलिए वो दुनिया में कहीं भी गए तो वो यही कहते थे कि हमारे पास ज्ञान विज्ञान बहुत था, परंतु हम उससे फटे थे और हमारा चोरी कर करके दुनिया बादशाह बन गई। 5-6 साल पहले अमेरिका का एक ग्रुप आया हुआ था भारत में सर्वे के लिए। उनके पास 50-100 सवाल थे और उनकी ग्रुपिंग थी। मुझे भी वो मिलने के लिए आए, परंतु मेरी ग्रुपिंग थी डायलॉग बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उसकी केमिस्ट्री का एक ही सबसे बड़ा चर्चित उदाहरण है इंद्रेश कुमार, उसको इंटरव्यू करना है। ये केमिस्ट्री क्या है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, ये सफल क्यों हो रही है। तो इसलिए वो आए थे। तो 2 घंटे पर बैठे, उन्होंने जितने तरह के सवाल करने थे किए, मैंने जवाब देने थे दिए। मैंने फिर उनसे ये कहा कि आप अर्थ प्लेनेट पर हैं, इसको पूरा भी जाना नहीं नासा ने। आप इस प्लेनेट से उठे तो चंद्रमा मून पर गए, मून क्रॉस नहीं हुआ आज तक आपसे। आप मंगल पर, बुध पर, शुक्र पर, शनि पर, जुपिटर पर, इन पर तो आज तक गए ही नहीं। तो आपने जब इन पर गए नहीं, एक्सरसाइज ही नहीं की, तो आपने इनका डिस्टेंस मेजर कैसे किया और इनकी नेचर। तो हाउ यू कैलकुलेटेड देयर डिस्टेंसेस, क्योंकि आप तो गए ही नहीं, आपका कोई इसके लिए एफर्ट्स ही नहीं है। तो बड़े जोर से हंसते हुए उन्होंने कहा मिस्टर, ये सारा ज्ञान और विज्ञान तो हिंदुस्तानियों के पास था, हमने चोरी कर करके अपने पास ले गए और उसको नए फ्रेमवर्क में ढाला। और नए फ्रेमवर्क में ढालने के बाद हमने कहा
चंद्रमा इतनी दूर है, मंगल इतनी दूर है, बुध इतनी दूर है, शुक्र इतनी दूर है, शनि इतनी दूर है, यहाँ स्थापित है। और जो कहावत है, जिसकी लाठी भैंस उसी की। तो ज्ञान की लाठी हमारे हाथ में थी, पूरे विज्ञान को भी हमने अपना बना लिया और आपसे छीन लिया। क्योंकि अभी भी आप ही के किताबों ग्रंथों का सहारा लेकर, हम वेदों और बाकियों का सहारा लेकर ही बोलते हैं इन सब चीजों। नहीं तो हमारे यहाँ तो कोई रिसर्च ही नहीं। और अगले 100 साल क्या 1000 साल में भी स्कोप नहीं है कि हमारा रॉकेट कभी शनि पर जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी तो कोई स्कोप नहीं है 100-200 साल। तो हम थे, इसीलिए रसूल ने इस धरती के बारे में, इस तहजीब के बारे में और इस इंसानियत के बारे में कहा, सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। अगर आप एक सवाल आज से लॉन्च कर दें, दुनिया के उस मुल्क का और तहजीब का नाम लिखिए, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत और हिंदुस्तानी, भारत भारतीय और भारतीयता, इंडिया इंडियन और इंडियननेस। तो ऐसी मुल्क तहजीब का नाम लिखिए जहाँ दुनिया के सब मजहबों को स्वीकार भी किया जाता है और सम्मान भी दिया जाता है, एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड है। पूरी दुनिया तेज गति से लिखेगी हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। अच्छा, इसके बाद किसी और मुल्क का नाम लिख सकते हैं? अमेरिका लिखेंगे, इंग्लैंड लिखेंगे, अरब लिखेंगे, तुर्किस्तान लिखेंगे, रूस लिखेंगे, चीन लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। We are the only one nation, one society and one culture. हम एक ही मुल्क हैं, एक ही वतन के लोग हैं और एक ही तहजीब के लोग हैं, जिसको दुनिया कहेगी कि यहाँ सब मजहबों की इज्जत भी है और उसको स्वीकार भी किया जाता है। We are the only nation, we are the only society, we are the only culture which respected and accepted every religion of the world. फिर उसके कितने भी फिरके हों, इस्लाम के 72 हैं तो 72 के 72 फिरके इस मुल्क में हैं, बाकी किसी मुल्क में नहीं। सबको इज्जत है, चाहे आप कादियाना को कहते होंगे साले कातिल, उसको भी इज्जत है। ईसाइयत के 239 फिरके हैं, ऑल आर देयर, वेटिकन में भी सारे नहीं, वहाँ केवल कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट तो है ही नहीं, तुम्हें 200 फिरके, उनको तो वहाँ रहने की भी इजाजत नहीं। तो इसलिए सनातन, बौद्ध, जैन, सिख के मिलाकर लगभग 129-30 फिरके हैं। वो यही है, बाकी दुनिया में सब किसी जगह नहीं है। तो दोस्तों, कलाम ने इसी हिंदुस्तान को कहा था 2020 कहते हुए, द डे विल कम जब भारत दुनिया को लीड करेगा। और ऐसा लीड करने वाला भारत तब बनेगा जब उसका विद्यार्थी इस रास्ते को समझेगा और चलेगा, स्वयं बनेगा तो वो अपने मुल्क को भी बनाएगा। इट इज हिज ड्रीम। सपना लिया उसने, सपना का साकार करने के लिए मेहनत की, इसलिए आज वो जन जन में लोकप्रिय है, बच्चों में सर्वाधिक, विद्यार्थियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसलिए जो उनका प्रसिद्ध है, जो सबने कहा है कि साहब सपना तो लीजिए, सपना लेने में क्यों कंजूस बनते हो, और उसको साकार करने के लिए हिम्मत तो करिए। जहाँ खड़े हैं इससे बेहतर जगह पहुँचेंगे, ये पक्का है, चाहे मंजिल पर पहुँचे या ना पहुँचे, पर जहाँ आज खड़े हैं उससे बेहतर जगह पहुँच जाएंगे। पर सपना ही नहीं लेंगे और चलेंगे ही नहीं और उसके लिए मेहनत ही नहीं करेंगे, तो फिर बेहतर कैसे पहुंचेंगे और बनेंगे कैसे? तो हम सब जहां खड़े हैं उससे बेहतर बनने के लिए है, और ये ताकत हिंदुस्तान में थी, है। इसलिए कलाम ने भी यही कहा, अपना बनाओ, अपना बेचो, अपना खरीदो और अपने का इस्तेमाल करो, अपने का गुण गाओ। अगर उसमें कोई कमी खराबी है तो उसको सुधार कर उसको बेटर बनाओ, और अपना माल अपने मुल्क में और दुनिया की मार्केट में भी
कंपटीशन में बेचो, इसलिए कंपटीटर बनो, बैगर नहीं। ये है कलाम का। अगर आप न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों के साथ व्हाइट हाउस का देखेंगे तो ये बहुत बड़ा मैसेज था। तो इसी को कहा गया एक भारत, शक्तिशाली, ताकतवर, समृद्ध, समर्थ भारत और श्रेष्ठ भारत यानी विकसित भारत, जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय, निर्बल है, उनकी मददगार भारत। हमने कोविड-19 में पूरी दुनिया को 2020 में भी मदद की, 2021 में वैक्सीन भी निकाली एलोपैथी की, तो भारत नहीं निकाली साहब, अमेरिका नहीं निकाल सका, रूस नहीं निकाल सका, अपन नहीं निकाली। तो इसलिए बॉर्डर हो, पर जरूरी थोड़ी है बॉर्डर पर गोलाबारी होनी चाहिए, सिपाही भी तो रहकर चल सकते हैं। मैं और आप पड़ोसी बनकर रहते हैं, जरूरी थोड़ी है कि आपने भी अपनी हिफाजत में और मुझे भी अपनी हिफाजत के लिए 4 गनमैन रखने चाहिए। हम प्यार से, मोहब्बत से रह रहे हैं ना गली में। या यहाँ मोहम्मद दिन रहता है या मोहनलाल रहता है, मोहनलाल को खतरा है मोहम्मद दिन से, मोहम्मद दिन को मोहनलाल से, तो बैरिकेडिंग भी लगाई है, तारे भी लगाई हैं, करंट भी पास किया, 4 गनमैन भी खड़े किए होता। ऐसा तो नहीं है। तो जब ये मेरे और आपके मोहल्ले में हो सकता है, गांव में हो सकता है, बस्ती में हो सकता है, गांव में हो सकता है, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता और पड़ोसियों से क्यों नहीं हो सकता? तो हो सकता। इसलिए यह है तरक्की और तालीम के एक रोल मॉडल के रूप में कलाम ने, और इस वतन के लिए कैसे जीना, इसका एक उदाहरण बना, एग्जाम्पल। तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, मैंने इनको कहा है कि हम अपना आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाते हैं। अब आज़ादी टूट फूट गई, एक आज़ादी नहीं रही, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंस नहीं रही, यूनिटी ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं रही, पाकिस्तान बन गया। वही पाकिस्तान एक मजहब के नाम पर था, 71 में फिर टूट गया, और वही पाकिस्तान है आज। वहाँ सिंधी पर, बलूच पर, पख्तून पर, बाल्टिस्तानियों पर जुल्म है। जुल्म करने वाला पाकिस्तानी, जिन पर जुल्म हो रहे हैं वो पाकिस्तानी, जुल्म करने वाला इस्लाम मतावलंबी, जिन पर जुल्म हो रहे हैं वो इस्लाम मतावलंबी, जुल्म करने वाला तालिबानी, जुल्म होने वाला अफगानी, पर हैं दोनों मुस्लिम इस्लाम मतावलंबी। तो ऐसा भाई प्यार से रह लो, तुम अपने घर में जियो, हमें अपने घर में जीने। तो इसलिए मॉडल ऑफ पीस, मॉडल ऑफ लव, मॉडल ऑफ ब्रदरहुडनेस, मॉडल ऑफ एजुकेशन, मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन, मॉडल ऑफ यूनिटी, मॉडल ऑफ सोशल हार्मोनी, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज नोन एज 2 days आफ्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसलिए अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष हो गए। वी आर बेटर स्टेट। और बहुत सारे लीडर्स चाहते नहीं हैं कि बेटर स्टेट बने, इसलिए वो हर चीज में मजहब ले आएंगे, जात ले आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी लाएंगे जिससे मेरे और आपके दिमाग को पॉइजन किया जाए। तो अपने दिमाग को पॉइजन नहीं होने देना और बाकियों को पॉइजन करना नहीं। इट इज आल्सो चैलेंज। Dr. APJ Abdul Kalam, when he was a student, when he was a teacher, when he was a scientist, when he was a president of the nation, उसने इसको रजिस्ट किया है और पूरी ताकत से रजिस्ट किया है। और एक अच्छा, हैप्पी, एजुकेटेड, लर्नेड, डेवलप्ड, डिसिप्लिन्ड, हुब्बल वतनी वाला, माँ के कदमों की जन्नत वाला, पर्यावरण वाला रोल मॉडल बनकर जीने की उसने कोशिश की है। और जो जो भी उसके अंदर बाधाएं आई उसने उसको रजिस्ट किया है, फॉट अगेंस्ट दैट। तो मैंने इसलिए कहा MRM को
कि आप कम से कम 75 युवा सम्मेलन, छात्र सम्मेलन देश भर में 15 अगस्त 2002 तक करिए। अभी 4-5 विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स आए, तो जब आपके नाम लिए जा रहे थे तो मैं भी उतनी देर अपने चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूशन में घूमता रहा, क्योंकि वैसी एज में जाकर ही एंजॉय किया जा सकता है। टीचर बनकर फिर स्टूडेंटशिप एंजॉय नहीं की जा सकती। उपदेशक बनने के लिए भी टाइम है, तो इसलिए उसको जीना। तो ऐसा, तो आप सब अपने अपने यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे कार्यक्रम करिए। वन नेशन, वन पीपल, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फ्लैग, वन नेशनैलिटी, वन नेशनल सॉन्ग। आप 2 ही लाइनें गुनगुनाएंगे। इकबाल पहले ठीक रास्ते पर था तो वो गाना लिखा, जब भटक गया तो उसने उल्टा पुल्टा भी लिखा, पर तो भी उसका एक गाना लोकप्रिय तो है ही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं एक दो कहूँगा। इसकी जो शुरू की स्थायी पंक्ति है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। तो मिलकर गुनगुनाएंगे जी पक्का जी। अपने अपनी आवाज में नहीं गुनगुनाना, सबके साथ अपनी आवाज मिलाकर गुनगुनाएंगे तो सबका मिलकर बड़ा मधुर स्वर हो जाएगा। जैसे 50 रंगों को इकट्ठे घुमाओ तो मिलकर वह सैफरन और वाइट में बदलता है, बाकी सबकी आइडेंटिटी उसमें मिक्स हो जाती है। इसलिए आप मल्टी कलर को घुमाइए तो उसमें से 2 ही आएंगे, या चंद्रमा का रंग आएगा या सूर्य का रंग आएगा। तो दुनिया में ये मॉडल है प्रकाश के, क्यों, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए मैं 1-2 कहूंगा, सब मिलकर 1-2 सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं कहूँगा एक हिंद, सब जय हिंद बोलेंगे, सुभाष का नारा, एक हिंद जय हिंद। एक गाना और गुनगुनाएंगे, हम होंगे क्यों, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन। चलिए 1-2 हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो मैं कहूँगा हिंदुस्तानी भाईचारा एकता, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। हिंदुस्तानी भाईचारा एकता, अमर रहे, अमर रहे। हिंदुस्तानी भाईचारा एकता, अमर रहे, अमर रहे। नारा लगाने के लिए नहीं है, जीने के लिए, क्यों, ठीक है? तो हमें भरोसा है हिंदुस्तान जिंदाबाद भी होगा और हम कामयाब भी होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का छात्र और युवा प्रकोष्ठ है, इसका आज़ादी की हीरक जयंती, जिसको हिंदुस्तान अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लास्ट नारा ये था। और शुरू में नारा लगा था फिरंगी मारो आज़ादी बचाओ, आज़ादी लाओ देश बचाओ। 1857 से 1947, 90 साल के 1857 का नारा था फिरंगी मारो देश बचाओ आज़ादी लाओ, और 1942-43 का नारा क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उन सब से आज के भारत को मिलकर सजाना तो इस प्रकार का बने। तो यह अमृत महोत्सव छात्र युवा प्रकोष्ठ
अगले कुछ महीनों में 15 अगस्त 2022 तक 75 कार्यक्रम कॉलेजों में, मोहल्लों में, विश्वविद्यालयों में करें और आप सब अपने अपने यहाँ भी करें और एक डायरेक्शन टू द यूथ, डायरेक्शन टू द एजुकेशन दे, ताकि हम प्रोफेशनली भी वेल इक्विप्ड हों और नेशनली भी हम स्ट्रॉन्ग हों और सोशली हम इंटीग्रेटेड और यूनाइटेड हों। Unity stands for victory and division stands for defeat. United we stand, divided we fall. तो इसलिए इस रूप में ये करेंगे और इसी के साथ साथ एक दूसरा कार्यक्रम भी आज लॉन्च करेंगे जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंदर उर्दू विकास परिषद है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। 2-3 साल पहले मैं उर्दू कॉन्फ्रेंस में गया था, तब वो मेरे से पहले जितने विद्वान बोले थे उन्हें कहा था ये उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसका अभी तक तय नहीं है कि घर कौन सा है। तो मैंने कहा है कि डोंट टोल्ड रॉन्ग टू द पीपल और डोंट लिव विद द रॉन्ग। उर्दू का घर था, है और सदा रहेगा। वह हिंदुस्तान था, है और सदा रहेगा। इसलिए आप इसको होमलेस मत बनाइए, आप इसको बेघर बार उजड़ी और बेनींद बनवाइए। 1947 के जो भारत से डिवीजन में उधर के उधर रह गए, इधर के इधर रह गए और पॉपुलेशन ट्रांसफर हुआ, कुछ जबरदस्ती गए। तो जो जबरदस्ती वतन से बेगाने होकर मुसलमान गए थे उनकी 1,40,00,000 जनसंख्या आज पाकिस्तान की। और पाकिस्तान वो बदकिस्मत हैं, हिंदुस्तानी नागरिक बने नहीं, पाकिस्तान ने उनको नागरिकता दी नहीं, वो मुहाजिर के रूप में जिंदा है। क्यों? तो देखिए, जिसने इस्लाम नहीं माना, खुदा नहीं माना, रसूल नहीं माना, हिंदुस्तान नहीं माना, वो औलाद दर औलाद बदकिस्मत होते जा रहे हैं। तो मालूम नहीं आगे पाकिस्तान 4-5 हिस्सों में टूटेगा कि 1-2 ही रहेगा, बचेगा कि बिखर जाएगा? बिखर जाएगा, पक्का लगे बिखर जाएगा। ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान बिखर जाएगा, ये कह रहे हैं भारत अखंड हो जाएगा। दोनों का मतलब एक ही तो इसलिए इसके साथ जो है अब उर्दू काउंसिल जो है, प्रमोशन काउंसिल, उसका कार्यक्रम इसी रूप में ही आगे बढ़ाएंगे। अखिल जी वहाँ ना पड़ेगा हमें, आप पहले से कब्जा करके बैठे हैं। ऐसा है कि बाकी वहाँ से देंगे। आज एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन कह लीजिए, स्पर्धा कह लीजिए या गेम कह लीजिए, प्रारंभ होगी। तो उसका लॉन्चिंग करेंगे। आप सब पार्टिसिपेंट भी बनेंगे और आप सबको इसके बूस्टर भी बनना है, कैटलिस्ट भी बनना है। आप इसके पदाधिकारी भी बनेंगे कि जन जन तक इस लॉन्चिंग को, एक लॉन्चिंग हो गई और दूसरी लॉन्चिंग करेंगे और उसी के साथ साथ बाकी आगे की बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। इस एनसीपीएल की लॉन्चिंग करेंगे भाई साहब, जो निबंध प्रतियोगिता स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद में जो है राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद में जो आपके रिफ्रेशमेंट के पैकेट्स हैं Thank you.